समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? ये सवाल आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा और आपने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश भी की होगी कि जब दुनिया की इतनी सारी नदियां हजारों सालों से मीठा पानी ले जाकर समुद्र में डाल रही हैं, तो फिर सालों साल मीठा पानी मिलने के बाद भी समुद्र का पानी मीठा क्यों नहीं हो जाता? आखिर समुद्र में इतना सारा नमक कहां से आया जिसने सारे समुद्र को नमकीन बना दिया? क्या किसी ने इसमें अरबों टन नमक घोल दिया है? आज के इस वीडियो में हम प्रकृति के इस रहस्य और इसके कारण को बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। साथ ही जानेंगे और भी दिलचस्प फैक्ट और सवालों के जवाब जो इसी टॉपिक से जुड़े हुए होंगे, जैसे क्या सभी महासागरों का खारापन एक सा होता है? क्या समुद्र हर साल पहले से ज्यादा खारा होता जा रहा है? और अगर किसी दिन अचानक पूरी दुनिया के समुद्रों का पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मार्क्स। समंदर को खारा बनाने की कहानी शुरू होती है सीधे आसमान से, सीधे बादलों के जरिए। जी हाँ, वही बारिश जो हमें मीठा पानी देती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन समुद्र को खारा बनाने की शुरुआत भी बारिश ही करती है। कैसे? आइए समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन वास्तव में जब बादलों से बारिश होती है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के साथ घुल जाती है। इससे वो बारिश का पानी हल्का सा एसिडिक या अम्लीय बन जाता है। ये बहुत हल्का कार्बोनिक एसिड है, पर हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये एसिड इतना हल्का होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता और अक्सर ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन चट्टानों और पत्थरों के लिए ये किसी हल्के तेजाब जैसा काम करता है। जब यह हल्की एसिडिक बारिश पहाड़ों और चट्टानों पर गिरती है तो केमिकल रिएक्शन के कारण चट्टानें धीरे धीरे टूटने और घिसने लगती हैं। पत्थरों के अंदर छुपे हुए मिनरल्स, खास तौर पर सोडियम और क्लोराइड, पानी में घुल जाते हैं। यही दोनों मिलकर आगे चलकर नमक यानी NaCl बनाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन करोड़ों वर्षों में यही प्रक्रिया विशाल पहाड़ों को भी बदल देती है। इन चट्टानों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई दूसरे खनिज मौजूद होते हैं। बारिश का पानी इन खनिजों के बेहद छोटे छोटे कण और उनके आयन बहाकर अपने साथ ले जाता है। जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें सिर्फ साफ पानी बह रहा है, लेकिन असल में हर नदी अपने साथ लाखों टन घुले हुए खनिज लेकर चलती है। ये खनिज इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखें साधारण तौर पर उन्हें नहीं देख सकती। हर दिन दुनिया की हजारों नदियां इन्हीं घुले हुए खनिजों को समुद्र तक पहुंचाती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे नदियों में नमक है तो नदी का पानी हमें नमकीन क्यों नहीं लगता? इसका जवाब थोड़ी देर में जानेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हजारों नदियां लगातार खनिज ले जाकर समुद्र में इकट्ठा करती रहती हैं। ये नमक लगातार समुद्र में जमा होता रहता है और धूप और गर्मी से समुद्र का पानी लगातार वाष्प बनकर उड़ता भी रहता है। हर साल समुद्र से लगभग 4,25,000 घन किलोमीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पानी वाष्प बनता है तो सिर्फ H2O के अणु ही ऊपर जाते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ पानी ही वाष्प बनकर उड़ता है। नमक कभी पानी के साथ नहीं उड़ता। नमक और दूसरे खनिज नीचे ही रह जाते हैं। इसे उदाहरण से समझिए। जब आप एक बर्तन में 1 लीटर पानी और कुछ चम्मच नमक मिलाकर गर्म करते हैं तो ज्यादा देर गर्म करने पर सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, पर नमक नहीं उड़ता। वो नमक बर्तन में ही बचा रह जाता है। समुद्र में भी यही प्रक्रिया करोड़ों वर्षों से लगातार चल रही है। नदियां नए नए खनिज लाती हैं और समुद्र का पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, लेकिन नमक समुद्र में ही जमा होता रहता है। इसी तरह धीरे धीरे समुद्र का पानी खारा बन गया। तो इस तरह समुद्र के पानी से वाष्प बनती है, फिर इसी से बादल बनते हैं। बादलों से बारिश होती है और ये पानी फिर से दूर उन पहाड़ों पर पहुंच जाता है जहां से ये पानी आया था, और ये पानी खनिज घोलकर नदियों के रास्ते फिर से अपना समंदर तक का सफर पूरा करता है। इस पूरे लूप को कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, इसका एक कारण आपने जान लिया। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में आ रहा होगा कि यदि नदियां अपने साथ नमक बहाकर ले जाती हैं तो नदियों का पानी नमकीन क्यों नहीं होता? नदी का पानी हमें मीठा क्यों लगता है?
तो इसका जवाब ये है कि नदियों में इतने सारे खनिज घुले होने के बाद भी पानी के मुकाबले इन खनिजों का परसेंट बहुत कम होता है। यहाँ देखिए, ज्यादातर नदियों में खनिज का परसेंट कुछ ऐसा होता है। अगर ग्राम में देखें तो 1 लीटर नदी के पानी में यानी 1000 ग्राम पानी में 0.1 से 0.5 ग्राम नमक होता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर नदियों के पानी में ये मिनरल 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा ग्राम या उससे भी कम होता है। और जो नदियां ज्यादा मिनरल्स वाले इलाकों से होकर बहती हैं, उन नदियों के 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम ही साल्ट या मिनरल होते हैं। तो इतने कम सॉल्ट की वजह से आपको ये नदी का पानी नमकीन नहीं लगता, बल्कि सादा या मीठा लगता है, क्योंकि इनमें बहुत कम मात्रा में खनिज होते हैं। लेकिन यदि समुद्र के पानी से इनकी तुलना करें तो समुद्र के 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम मिनरल्स होते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि नदियों के पानी में खारापन महसूस क्यों नहीं होता। लेकिन यही नदियां हर दिन इन्हीं घुले हुए खनिजों को समुद्र तक पहुंचाती रहती हैं और समुद्र में लगातार नमक जमा होता रहता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या समुद्र के पानी को नमकीन बनाने में सिर्फ नदियों के साथ बहकर आया हुआ नमक ही जिम्मेदार है, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या नदियां ही नमक का एकमात्र स्रोत हैं? नहीं, इसके अलावा और भी कारण हैं जो समुद्र में नमक को बढ़ाते हैं। समुद्र में नमक आने का दूसरा बड़ा स्रोत है समुद्र के नीचे मौजूद ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? समुद्र की गहराई में ऐसी जगह भी होती हैं जहां ज्यादा भूकंप आते हैं और जहां टेक्टोनिक प्लेट की दरारें भी होती हैं। यदि आपको टेक्टोनिक प्लेट्स और भूकंप के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो इस आई बटन को क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हम समुद्र की गहराई में बिल्कुल नीचे तलहटी पर जाएं तो वहां कई जगहों पर पृथ्वी की सतह फटी हुई है। विज्ञान में इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स या समुद्री चिमनियां कहा जाता है। तो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होल या दरारें होती हैं और इन दरारों के नीचे पृथ्वी का धधकता हुआ लावा होता है। समंदर का ठंडा पानी इन दरारों के अंदर जाता है जहां वो भयंकर गर्मी के कारण उबलने लगता है। इसका तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा हो जाता है। इतने ज्यादा तापमान पर पानी अपने आसपास की चट्टानों से भारी मात्रा में मिनरल, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन को सोख लेता है। जब यह खौलता हुआ मिनरल रिच वाटर वापस समुद्र के पानी में मिलता है तो ये समुद्र के खारेपन को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा समुद्र के अंदर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट भी इस नमक को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या सभी महासागरों का खारापन एक सा है? नहीं, सभी महासागरों का खारापन एक जैसा नहीं होता। इन खुले महासागरों का औसत खारापन लगभग 35 ग्राम प्रति लीटर होता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में यह कम या ज्यादा हो सकता है। अगर 1 लीटर समुद्री पानी लिया जाए तो उसमें औसतन लगभग 35 ग्राम नमक घुला होता है। सुनने में यह मात्रा कम लग सकती है, लेकिन पृथ्वी के सभी महासागरों में इतना नमक मौजूद है कि अगर इसे पूरी पृथ्वी की सतह पर फैला दिया जाए तो लगभग 150 मीटर यानी करीब 500 फीट मोटी नमक की परत पूरी पृथ्वी पर बन सकती है। यह लगभग 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होगी। तो सोचिए समुद्र में कितना अधिक नमक मौजूद है। अलग अलग महासागरों में नमक का प्रतिशत भी अलग अलग होता है, पर इनका एवरेज खारापन 35 ग्राम माना गया है। यदि सभी महासागरों से 1-1 लीटर पानी लिया जाए तो उनमें कितना कितना नमक मिलेगा? यहाँ देखिए, अटलांटिक महासागर में लगभग 35 से 37 ग्राम, जो काफी ज्यादा है। हिंद महासागर में 34.8 से 35.5 के आसपास। इसी तरह प्रशांत महासागर और बाकी महासागरों में भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा प्रतिशत बनता है। तो सभी महासागरों का खारापन कम ज्यादा है, पर 35 ग्राम के आसपास ही है। तो जब ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं तो इनका खारापन अलग अलग क्यों होता है? देखिए, खारापन अलग अलग होने के बहुत से कारण होते हैं। जिन इलाकों में तापमान ज्यादा होता है वहां का पानी तेजी से वाष्प बनकर उड़ता है और नमक पीछे रह जाता है, इसलिए वहां का खारापन बढ़ जाता है। जहां जहां अधिक बारिश होती है वहां वहां समुद्र का पानी कुछ हद तक पतला हो जाता है, इससे वहां का खारापन कम हो जाता है। जहां बड़ी बड़ी नदियां मीठा पानी लाकर समुद्र में मिलती हैं, वहां आसपास का समुद्री पानी भी कम खारा हो जाता है, जैसे अमेजन नदी का मुहाना और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जब बर्फ पिघलती है तो इससे मीठा पानी आकर समुद्र में मिलता है, जिससे वहां का खारापन कुछ हद तक कम हो जाता है। वहीं जब समुद्री बर्फ बनती है तो अधिकांश नमक वहां पानी में ही कैद हो जाता है, इससे आसपास के पानी का खारापन बढ़ जाता है। इसलिए सभी महासागरों का खारापन थोड़ा अलग अलग है। तो क्या ऐसे भी कोई जलाशय हैं जो इनसे भी ज्यादा खारे होते हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। एक है रेड सी यानी लाल सागर। इसका खारापन 1 लीटर में लगभग 40 ग्राम के बराबर है।
दूसरा है डेड सी यानी मृत सागर। इसका खारापन 1 लीटर में लगभग 340 ग्राम के बराबर है। इसमें इतना ज्यादा नमक है कि इस पानी में कोई डूब नहीं सकता। चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं, आप इसमें नहीं डूबेंगे। पर ध्यान रहे कि ये मृत सागर कोई सागर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी झील है, पर इसके नाम में सागर लगा हुआ है। और इस मृत सागर में कोई भी मछली या पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इसका नाम मृत सागर है। समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सा नमक होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि समुद्र में सिर्फ खाने वाला नमक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र के पानी में दर्जनों प्रकार के घुले हुए खनिज मौजूद होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, यानी वही नमक जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फेट, ब्रोमाइट और कई अन्य तत्व भी मौजूद रहते हैं। यानी समुद्र वास्तव में एक विशाल खनिजों का घोल है। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर नदियां करोड़ों साल से नमक ला रही हैं, समुद्र के नीचे वाले ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट भी नमक उगल रहे हैं और सूरज सिर्फ पानी उड़ा रहा है, तो क्या समुद्र हर दिन और ज्यादा खारा होता जा रहा है? और क्या ये समुद्र भी डेड सी जैसे बन जाएंगे? इसका वैज्ञानिक जवाब आपको चौंका देगा। आपको लगता होगा कि समुद्र में लगातार नमक आने से समुद्र लगातार और ज्यादा खारा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले करीब 1.5 अरब सालों से समुद्र का खारापन बिल्कुल स्थिर है, यानी न बढ़ा है न घटा है। इसे विज्ञान में केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पर ऐसा होता कैसे है? प्रकृति ने यहाँ एक परफेक्ट बैलेंस यानी संतुलन बना रखा है। जितना नमक समुद्र में आता है, उतना ही नमक अलग अलग तरीकों से बाहर भी निकल जाता है या कहीं और इस्तेमाल हो जाता है। कैसे? देखिए, समुद्र में नमक कैसे बैलेंस होता है, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है समुद्र में रहने वाले करोड़ों जीव, जैसे घोंगे, केकड़े, कोरल और सूक्ष्म समुद्री जीव इस समुद्र के पानी में मौजूद कैल्शियम और मिनरल्स को सोख लेते हैं, ताकि वे अपने रहने के लिए कड़ा कवच बना सके। और जब वे जीव मर जाते हैं, तो उनके खोल समुद्र की तलहटी में जमा होते रहते हैं और लंबे समय बाद यही चूना पत्थर जैसी चट्टानों में बदल जाते हैं। दूसरा तरीका है समुद्र के नीचे मौजूद मिट्टी और चट्टानें भी सोडियम और कई प्रकार के आयनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं या सोख लेती हैं। इस तरह जो एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, वो जमीन के अंदर चले जाते हैं या जमीन में मिल जाते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में केमिकल सेडिमेंटेशन कहा जाता है। तीसरा तरीका है कभी कभी समुद्र के किनारे किसी हिस्से पर, किसी सुरंग या पतली जगह पर समुद्र का पानी जमा हो जाता है और नमक की मोटी मोटी परतें बन जाती हैं और इस तरह नमक की माइंस या नमक की खाने या खदानें बन जाती हैं। ये भी समुद्र के एक्स्ट्रा नमक के बाहर निकलने का एक तरीका है। चौथा तरीका है समुद्र के किनारों पर जब पानी जमा होकर सूख जाता है, तो वहां नमक की बड़ी बड़ी परतें बन जाती हैं, जिन्हें एवेपोराइट्स कहा जाता है। इस तरह प्रकृति बाल्टी में लगे उस छेद की तरह काम करती है जो पानी का लेवल कभी बढ़ने नहीं देता। अगर अचानक दुनिया के सारे समुद्रों का पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा? समुद्र में रहने वाले जीव और पौधे मीठे पानी के जीव नहीं हैं। वे करोड़ों वर्षों में खारे पानी के वातावरण के हिसाब से ढल चुके हैं। अगर समुद्र का पानी अचानक मीठा हो जाएगा तो अधिकांश पेड़ पौधे और समुद्री जीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। इससे फूड चेन भी बिगड़ जाएगा। हमारे वायुमंडल को समुद्र से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अगर समुद्र का पानी मीठा होने से समुद्र के पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, तो इससे वायुमंडल में गैसों का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। खारा पानी मीठे पानी से ज्यादा घना या डेंस होता है, तो समुद्र का पानी मीठा होने पर महासागरीय जल धाराएं भी बदल जाएंगी और इससे पूरी पृथ्वी का मौसम, जलवायु और तापमान भी बदल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये हमारी पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकता है। क्या समुद्र का सारा नमक कभी खत्म हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल जितना नमक समुद्र में आता है, उतना ही किसी न किसी तरह निकल भी जाता है। यह एक लगातार चलने वाला प्राकृतिक चक्र है, इसलिए फिलहाल तो नमक खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्या समुद्र का पानी उबालकर पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि उबालने पर भी नमक उसी पानी में मौजूद रहेगा, इसलिए पानी खारा ही रहेगा, तो आप उबालकर उसे नहीं पी सकते। क्या समुद्र का पानी पीने लायक बनाया जा सकता है? हाँ, ऐसी तकनीकें हैं जिससे समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिसैलिनेशन, यानी नमक हटाना। इसमें समुद्र के पानी से नमक अलग किया जाता है। इसके बाद बचा हुआ पानी पीने योग्य बन जाता है।
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत महंगी होती है। इसमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा लगती है और बड़े पैमाने पर इसे करना आसान नहीं है। इसलिए समुद्र का पानी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी ये मीठे पानी की कमी को आसानी से दूर नहीं कर सकता। तो अगली बार जब आप समुद्र की खारे पानी वाली लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे आसमान के बादलों से लेकर पृथ्वी के अंदर के लावे तक की एक महायात्रा छिपी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और हमारे इन 3D मॉडल्स और मोशन ग्राफिक की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं और साथ ही हमें कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।